अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 3D स्टडीज़। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि कार्बन और वाटर मॉलिक्यूल से मिलके बना हो। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला है CnH2O होल N। कार्बोहाइड्रेट की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोहाइड्रेट में भी कीटोज और एल्डोज, मतलब कि वो कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होगा वो एल्डोज कहलाएगा और जिसके अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा वो कीटोज कहलाएगा। मतलब कि ये डिपेंड करता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड या कीटोन, तो उस लिहाज से कार्बोहाइड्रेट कीटोज कहलाएगा या एल्डोज कहलाएगा। कार्बोहाइड्रेट को पहचानने का तरीका भी यही है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो। अब कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल इंट्रोडक्शन था वो तो हो गया। अब आगे इसकी आ जाती है क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट में भी मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड और ड्राइव कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड सिंपल शुगर कंटेनिंग सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। मतलब मोनोसेक्राइड एक ऐसी कार्बोहाइड्रेट है जो कि जिसके अंदर सिर्फ एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप होगा या सिर्फ एक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा। मोनोसेक्राइड हाइड्रोलाइज होने के बाद हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं देते। ये इसकी एक करेक्टरिस्टिक है। इसकी वजह ये है कि हाइड्रोलाइज होने के बाद ये डबल बॉन्ड जो है टूट जाती है और डबल बॉन्ड टूटने के बाद ये फर्दर कार्बोहाइड्रेट नहीं रहता। इसी वजह से मोनोसेक्राइड हाइड्रोलाइज होने के बाद हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट या कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं देते क्योंकि इसकी जो बॉन्ड है वो टूट जाती है। अब आगे है कि एल्डोज हो या कीटोज हो, इन दोनों को हम कार्बोनाइल ग्रुप कहेंगे। मतलब कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप यूज़ हो रहा है, चाहे वो एल्डोज है चाहे वो कीटोज है, इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप कहेंगे। अब इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप होगा वो हमेशा कार्बन चेन के एंड पे मौजूद होगा और जो कीटोन ग्रुप होगा वो किसी भी जगह पे हो सकता है, वो दरमियान में भी हो सकता है, वो कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा चेन के या कोई भी कार्बोहाइड्रेट का अगर स्ट्रक्चर है तो उसके एंड में मौजूद होगा। अब कार्बोहाइड्रेट को नाम हमने कैसे देना है, या यूँ कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को हम पहचानेंगे कैसे। तो अगर हम ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं उस स्ट्रक्चर के अंदर। अब जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है ग्लूकोज़ की और फ्रक्टोज़ की, दोनों के पास 6 कार्बन ही हैं, इसलिए ये होंगे तो हेक्सोज़। लेकिन ग्लूकोज़ जो कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है उसके अंदर, तो वो एल्डोज़ कहलाएगा। तो और जो फ्रक्टोज़ है उसके अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो वो कीटोज़ कहलाएगा। मतलब एक एल्डोज़ है, एक कीटोज़ है, लेकिन हैं दोनों ही हेक्सोज़ेज़। अब मोनोसेक्राइड की कुछ सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट इज़ अ सिंपल शुगर, इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड soluble इन वाटर एंड इट इज़ स्वीट इन टेस्ट। अब मोनोसेक्राइड की जो कॉमन एग्जांपल है वो है ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज। इनके स्ट्रक्चरल फार्मूले मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सिर्फ इनकी एक फ़र्क है कि इनके कार्बन नंबर 4 पे जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन है वो ऑपोजिट है। बाकी ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बिल्कुल एक ही जैसा स्ट्रक्चर है और फ्रक्टोज में कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड है और उसकी दोनों साइडों पे आर ग्रुप है। मतलब ये भी आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ये भी आर ग्रुप है और ये भी फर्दर आर ग्रुप लगा हुआ है। और ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसकी जो कि दो फर्दर आर ग्रुप के साथ अटैच हो उसको हम कीटोज कहते हैं। मतलब कीटोन फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर मौजूद है तो हम फ्रक्टोज को कीटोज भी कह सकते हैं और ग्लूकोज हमारे पास एल्डोज है क्योंकि इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड का है, ग्लूकोज भी और ग्लैक्टोज भी। अब ये सिंपल हमारे पास चेन स्ट्रक्चर थे, अब हम इसके रिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का हमने इसको इस डायरेक्शन में करके देखना है। कार्बन नंबर 1 जो है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ है। कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड देन 6। ये हमारे पास 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर बन गया। इसका जो कार्बन नंबर 5 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो रिएक्ट करेगा कार्बन नंबर 1 के साथ और हमारे पास एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो अब जो हमारे पास नया रिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसमें जो कार्बन नंबर 1 है वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ अटैच नहीं होगा, जबकि डबल बॉन्ड उसकी टूट के ऑक्सीजन जो है अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ यूं बन जाएगा।
ये हमारा रिंग स्ट्रक्चर जो है इसको हम कहेंगे होवर्थ प्रोजेक्शन, या फिर हम कहेंगे साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्मेशन। साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्मेशन क्यों कहेंगे? क्योंकि एल्डिहाइड और अल्कोहल जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मेशन होती है नेक्स्ट वो हेमी एसिटल की होती है। तो इस किस्म का स्ट्रक्चर हमें ऑब्टेन होता है, इसको हम कहते हैं हेमी एसिटल। तो इस केस में भी ऐसे ही हुआ है कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप की आपस में रिएक्शन हुआ है, यहाँ पर हेमी एसिटल फॉर्मेशन हुई है। इसी वजह से हम इसे साइक्लिक हेमी एसिटल भी कहते हैं और होवर्थ प्रोजेक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रक्टोज को कि फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर किस तरीके से हमें रिंग स्ट्रक्चर देते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं बना के। जो फ्रक्टोज है उसमें दो किस्म के रिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। एक ये कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो वो जो है कार्बन नंबर 6 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्शन शो करे, और एक जो कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन नंबर 5 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्शन शो करे। तो हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का होगा। अब ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है इसमें कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू लिंक्ड है, और जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसमें कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 6 जो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अब ये दोनों रिंग स्ट्रक्चर हेमिकीटल कहलाएंगे, हेमिकीटल फॉर्मेशन शो कर रहे हैं क्योंकि इनका जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन का है। स्ट्रक्चर पायरानोज से सिमिलर है और ये वाला स्ट्रक्चर फ्यूरानोज से। इन रिएक्शंस को हम साइक्लिक हेमिकीटल रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर हेमिकीटल फॉर्मेशन हो रही है। ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर हेमिकीटल फॉर्मेशन हो। जी, तो अब मोनोसेकेराइड कम्प्लीटली हमने डिस्कस कर लिया है कि मोनोसेकेराइड की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, एग्जांपल क्या हैं, उनके स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, ये सारा कुछ हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन है ओलिगोसेकेराइड। अब जो ओलिगोसेकेराइड है ये कार्बोहाइड्रेट की एक ऐसी क्लासिफिकेशन है जो कि कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स होते हैं ऑफ 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट, मतलब 2 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट मिल के हमें कंडेंसेशन प्रोडक्ट देते हैं, या ग्लाइकोसिडिक लिंक के थ्रू लिंक्ड होकर हमें जो प्रोडक्ट देते हैं उन्हें हम कहते हैं ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड जो है हाइड्रोलिसिस के बाद हमें 2 से 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेकेराइड दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि मोनोसेकेराइड हमें इसलिए नहीं दे सकते थे, वो तो थे ही सिंगल यूनिट, लेकिन ओलिगोसेकेराइड में तो 2 से 10 मोनोसेकेराइड के यूनिट हैं, मतलब 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू लिंक्ड होके हमें कंडेंसेशन प्रोडक्ट देते हैं और उन्हें हम कहते हैं ओलिगोसेकेराइड। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। डाइसेकेराइड इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जिसके अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे कि माल्टोज है, सक्रोज है, लैक्टोज है। माल्टोज के अंदर 2 ग्लूकोज यूनिट होते हैं, जबकि सक्रोज के अंदर 1 ग्लूकोज का यूनिट और 1 फ्रक्टोज का यूनिट होता है, और लैक्टोज के अंदर 1 ग्लूकोज और 1 गैलेक्टोज का यूनिट होता है। इसके अलावा मज़ीद इसकी एग्जांपल हैं जिसके अंदर 2 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड्स के यूनिट होते हैं, जैसा कि अल्फ़ा डेक्स्ट्रिन, इसके अंदर 8 ग्लूकोज यूनिट होते हैं, और माल्टोट्रायोज जिसके अंदर 3 ग्लूकोज के यूनिट होते हैं। इसके बाद है हमारे पास पॉलीसेकेराइड। पॉली नाम से ही पता चल रहा है, पॉली मीन मैनी सेकेराइड, मतलब शुगर के यूनिट या मोनोसेकेराइड। तो इसमें बहुत सारे मोनोसेकेराइड मिल के हमें एक पॉलीमेरिक
स्ट्रक्चर देते हैं, एक लार्ज स्ट्रक्चर देते हैं जिसको हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। ये भी कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है। कुछ पॉलीसेकेराइड ऐसे होते हैं जिनके अंदर हंड्रेड्स और थाउजेंड जो है मोनोसेकेराइड यूनिट होते हैं, मतलब 100 और 1000 मोनोसेकेराइड यूनिट मिल के पॉलीसेकेराइड यूनिट बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर एडिशनल ग्रुप भी कोवलेंट लिंकेज के थ्रू बॉन्ड ऐड होता है। पॉलीसेकेराइड की फर्दर टाइप्स हैं जो कि यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। एक है होमोपॉलीसेकेराइड, एक है हेटेरोपॉलीसेकेराइड, मतलब कि हाइड्रोलाइज होने के बाद हमें जो सेम काइंड ऑफ मोनोमर मिले वो होंगे होमोपॉलीसेकेराइड, जैसे कि स्टार्च, ग्लूकोज, डेक्सट्रिन और ग्लाइकोजन, ये सारे होमोपॉलीसेकेराइड्स की एग्जांपल्स हैं। और आगे आ जाता है हेटेरोपॉलीसेकेराइड। हेटेरोपॉलीसेकेराइड में दो या दो से ज़्यादा किस्म के मोनोसेकेराइड्स मौजूद हों तो वो हमारे पास होंगे हेटेरोपॉलीसेकेराइड। अब हेटेरोपॉलीसेकेराइड की फर्दर क्लासिफिकेशन आ जाती है जो कि हमारे पास है ग्लाइकोज, अमाइनो ग्लाइकन्स, ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स और म्यूसिलेज। के बाद हमारे पास लास्ट इसकी क्लासिफिकेशन आ जाती है ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट। नाम से पता चल रहा है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हम उसको ड्राइव करें, जैसा कि ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट्स और रिडक्शन प्रोडक्ट्स इसकी एग्जांपल्स हैं। ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास आ जाता है विटामिन सी और रिडक्शन प्रोडक्ट्स के में हमारे पास आ जाता है अमाइनो शुगर और डीऑक्सी शुगर जो कि हम डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो हैं डिफरेंट लिपिड्स और प्रोटीन्स के साथ के कम्बिनेशन में भी पाए जाते हैं। तो ये था आज का हमारा इंट्रोडक्शन कार्बोहाइड्रेट का और उसकी क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोमेरिज्म। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा।